औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे अपने घरों पे खैर खैरियत से होंगे। आज जैसा कि आपको पता है, कोविड-19 की वजह से हमारा जो क्लासेस हैं वो डिस्टर्ब हुई हैं, छुट्टियाँ हो गई हैं। तो हमने जो है इस सिलसिले में ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा और आप भी कोऑपरेट करेंगे। हम छुट्टियों से पहले, जिस तरह आपको पता है कि हम फिज़िक्स की रिवीजन कर रहे थे, जिसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया, और आज जो है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हम अपने चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे कि हमारा स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो पहला हमारा आर्टिकल है वो है रिव्यू ऑफ इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो बेटा, एज यू नो, जिस तरह आप लोग फिजिक्स स्कूल फिजिक्स में पढ़ चुके हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस का वहां पे एक टॉपिक होता था, तो सेम उसी का ही हमने रिव्यू करना है कि वहां पे जो आपने इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिस्कस किया है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी जिस्म जो है वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा होता है और उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, या कोई ऑब्जेक्ट जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है, तो उसके लिए कुछ यूजफुल इक्वेशंस आपने एट दैट लेवल भी पढ़ी होंगी। तो उन्हीं को हमने रिव्यू करना है। और उन इक्वेशन में आपको पता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सीधी लाइन पर हरकत करता है या यूनिफॉर्मली मूव करता है या कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा होता है, तो उसकी इक्वेशंस जो है वो कुछ इस तरह से बनती हैं कि वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये आपने पहली इक्वेशन पढ़ी थी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक लीनियर यानी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो उसके लिए इक्वेशंस ऑफ मोशंस बहुत यूजफुल है, आपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस की हुई है इस तरह से। फिर आपने दूसरी इक्वेशन कुछ इस तरह से पढ़ी होगी कि S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1.5 ए टी का स्क्वायर। और इसी तरह से थर्ड इक्वेशन जो है वो आपने पढ़ी होगी कि 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। और अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की कि कोई ऑब्जेक्ट जो एवरेज वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो उसका जो डिस्टेंस है, तो लेट हम उसको s इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t। तो ये इक्वेशंस हैं बेटा, आपने पहले जो है वो प्रीवियस जो आपकी स्कूल फिजिक्स थी उसमें आपने डिस्कस की है। यहाँ पे जो है आप थोड़ी सी मतलब अगर गौर करें तो vf आपको पता है फाइनल वेलोसिटी होती है, vi इनिशियल वेलोसिटी होती है, a एक्सेलरेशन होता है, t टाइम होता है इंटरवल में कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव करता है, और s यानी डिस्टेंस कवर करने के बाद जो है उसकी वेलोसिटी vf हो जाती है इन इंटरवल t। ठीक है जी। उसके बाद s भी आपको पता है टोटल आपका कवर्ड डिस्टेंस हो गया, एक्सेलरेशन हो गई। तो ये वो चीजें हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है एक स्ट्रेट पाथ, एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है। और आपने वहां पे ये भी डिस्कस किया होगा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में या एक सीधी लाइन में हरकत करता है, तो उस वक्त उस चीज को या उस ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन होती है वो सेम रहती है। यानी कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है अगर वो मूव कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन पे, तो उसकी जो डायरेक्शन है मोशन की वो सेम रहती है। तो इस वजह से हम जो है वहां पे बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे हरकत कर रहा होता है तो डायरेक्शन क्योंकि वो चेंज नहीं कर रहा होता, तो इस वजह से हम उसको मैनिपुलेट कर देते हैं स्केलर्स के साथ भी, यानी वेक्टर्स और स्केलर्स का डिफरेंस ही खत्म हो जाता है क्योंकि उसकी एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है। हाँ, एक चीज और
कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है एक स्ट्रेट लाइन पे, तो उसकी तमाम की तमाम डायरेक्शन जो है वो सेम होगी। अगर कोई भी क्वांटिटी वहां पे जो है वो अपोजिट डायरेक्शन शो करती है, मतलब जो पहली लाइन में या पहली डायरेक्शन में सारी चीजें एक ही तरफ जा रही हैं, तो अगर अकॉर्डिंग टू वेक्टर्स कंसेप्ट भी आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी पढ़ा है कि जब वेक्टर्स क्वांटिटीज की डायरेक्शन को चेंज किया जाता है तो वहां पे साइन जो है वो नेगेटिव आया करता है। तो यहाँ पे भी वही बात होगी। तो इस तरह से मतलब आप चीजों को देख सकते हैं कि जो आपका मतलब एक ऑब्जेक्ट है, जब वो एक सीधी लाइन में हरकत करता है तो उसकी एक डायरेक्शन रहती है, और अदरवाइज अगर वो उसके उलट जाता है, ठीक है, या उसकी कोई भी एक क्वांटिटी जो है वो अगर रिवर्स करती है डायरेक्शन, तो उसके साथ साइन जो है वो नेगेटिव आया करेगा। उसके बाद यही इक्वेशन है जब कोई सरफेस पे यानी सरफेस ऑफ द अर्थ जमीन के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपनी मोशन को बार-बार दोहराता है या कोई भी मोशन शो करता है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका दूसरा पार्ट जो है वो इस तरह बना सकते हैं कि आपको पता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी जिस्म जो है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ अगर फ्री फॉल कर रहा है जमीन की सतह के करीब करीब, और उसकी जो फॉलिंग है वो फ्री फॉलिंग है, तो उस ऑब्जेक्ट का भी जो एक्सेलरेशन होता है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, और हम उस ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है वो स्मॉल g होता है, यानी उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। जब वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा होता है तो उस वक्त जो उसका एक्सेलरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जो है हम कहते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी जो होती है एग्जैक्ट वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जो होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। अब इसी तरह से जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है यानी कि उसका जो मतलब जमीन की तरफ मोशन है वो किसी फोर्स यानी कि जस्ट एक ही फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से है। हाँ, एंड वन थिंग मोर कि जब आप एयर को निग्लेक्ट कर देंगे यानी एयर रेजिस्टेंस तो आनी है, जब ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ गिर रहा होता है या जमीन की तरफ मूव करके आ रहा होता है तो एयर रेजिस्टेंस वहां पे मौजूद होती है, लेकिन ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करके आपने करने हैं, या वैसे भी कोई भी यूट्यूब पे आप देखेंगे कोई भी लेक्चर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के हवाले से, तो आप देखेंगे कि वहां पे भी एयर को जो है वो एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सरफेस पे मूव कर रहा होता है सरफेस ऑफ द अर्थ, और अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मूव कर रहा होता है तो उसमें डिफरेंस क्या है, जरा यहाँ पे गौर कीजिएगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे होता है उसका जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है वो जब फ्री फॉल मूव करेगा तो a जो है वो रिप्लेस हो जाएगा g के साथ यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ, और इसी तरह से जब वो अर्थ पे होता है तो उसका जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड होता है वो s होता है, लेकिन जब वो फ्री फॉल मूव कर रहा होगा तो वो रिप्लेस हो जाएगा h के साथ। इन चीजों को आप लोगों ने जो है वो ख्याल रखना है। अब ये वो चीजें हैं जो आप लोगों ने इधर ही मतलब इनकी जो है वो थोड़ा सा रिप्लेसमेंट करनी है। यही यहाँ पे a है वहां पे g और यहाँ पे s है वहां पे h पुट कर देंगे तो आपके पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस आ जाएंगी वो उन ऑब्जेक्ट्स के लिए आ जाएंगी जो कि आपके फ्री फॉल मूव कर रहे होंगे। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है जब इन दो चीजों की या फ्री फॉल मूव कर रहा होता है या वो ऑब्जेक्ट्स जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी शो कर रहे होते हैं तो उनके लिए इनके रिजल्टेंट्स क्या बनेंगे। तो जरा फोकस कीजिएगा, यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है फ्री फॉलिंग बॉडीज के
लिए वो बन जाएगी आपकी वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे ए है, लेकिन फ्री फॉलिंग बॉडीज के लिए मैंने यहाँ पे जी टी पुट कर दिया। इस तरह से जो सेकंड इक्वेशन है वहां पे एस इक्वल टू होता है, लेकिन हम यहाँ पे एच लेंगे क्योंकि फ्री फॉलिंग बॉडीज के लिए लिख रहे हैं। एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1.5 और ए की जगह पे जी टी का स्क्वायर। और सेम लाइक दैट जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो यहाँ पे बन जाएगी 2gh इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो ये हमारी वो इक्वेशंस ऑफ मोशन है जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो फ्री फॉल मूव कर रहा होता है या अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ मूव कर रहा होता है। ठीक है जी। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, आपको ये भी बताता चलूं कि अगर कोई चीज लेट्स सपोज ये आपकी अर्थ है, तो अगर कोई चीज अर्थ से दूर जा रही है यानी कि अर्थ से चीज जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही है, हाइट कवर कर रही है और उसकी मूविंग जो डायरेक्शन है या मोशन की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, तो याद रखिएगा कि वो चीज जो जमीन से अपवर्ड जा रही है तो इसका मतलब है उसकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, इसलिए जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा उस ऑब्जेक्ट के लिए वो नेगेटिव होगा। यानी ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट्स जो जमीन से अपवर्ड जाते हैं या कोई चीज जमीन से ऊपर की तरफ जा रही होती है, हाइट की तरफ जा रही होती है, तो उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। और ये लेट्स सपोज हम फर्स्ट केस कह देते हैं इसको। तो इसी तरह से जो सेकंड केस होगा वो अगर ये लेट्स सपोज आप फिर अर्थ कह देते हैं इसको, अगर कोई ऑब्जेक्ट यानी कि जब आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जमीन से ऊपर फेंकते हैं तो वो शुरू में हाइट पे जाता है और फिर थोड़ी सी देर के बाद वापस आता है। यानी जब वो वापस मूव कर रहा होता है यानी दोबारा फ्री फॉल कर रहा होता है जमीन की तरफ, तो उसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है जी वो होता है पॉजिटिव। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि इनके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जब आप सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल में आपको इस तरह की बातें जो है वो बड़ी याद रखनी पड़ेंगी और कौन रहेंगी आपने। तो इस तरह से बेटा ये आपका जो है वो टॉपिक था रिव्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसको हमने देखा कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ मूव कर रहा होता है इन अ स्ट्रेट लाइन या विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो उसका जो बिहेवियर है या इक्वेशंस बनती हैं मोशन की वो किस तरह होती हैं। और फिर जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मूव कर रहा होता है, ठीक है, या हाइट पे होता है जमीन पे, तो फिर उसके इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो कैसे बनती हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है उसकी हमारे पास नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जो होती है वैल्यू एग्जैक्ट जो होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अप्रोक्सीमेटली हम लोग बाज़ वक्त न्यूमेरिकल में इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लेते हैं, यानी कि वर्ड यहाँ पे साइन फेल पे आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली का, और अप्रोक्सीमेटली हम इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसीडर करते हैं। अदरवाइज जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो इस तरह से मतलब आपने ये भी सीख लिया, अगर आपसे कोई सवाल कर लेता है तो आप उसको ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है इन द फॉर्म ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज भी हम उनको लिख सकते हैं। तो ये था आप लोगों का एक छोटा सा टॉपिक। इसके बाद जो है स्मार्ट सिलेबस के हवाले से एक छोटा सा आर्टिकल है, उसको मैं आपको थोड़ा सा उसको मतलब डेफिनेशन है और उसको मैथमेटिकल फॉर्म है वो बता देता हूँ। उसको कहते हैं इम्पल्स। अच्छा जी, तो इम्पल्स का ये भी आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा था। एक छोटा सा आर्टिकल है, इसको भी हम कर लेते हैं। बेटा देखें, जब हम क्या कर रहे होते हैं कि मोमेंटम का कंसेप्ट जो है वो हम ले रहे होते हैं। मोमेंटम बाज़ वक़्त आप देखें आपकी ख्वाहिश होती है कि हम मोमेंटम के कंसेप्ट को भी किसी ऐसी जगह पे भी यूज कर लें
कि जहां पे आपकी फोर्स कांस्टेंट ना हो। वैसे तो हम मोमेंटम के कांसेप्ट को उन केसेस में यूज करते हैं जहां पे आपकी कम से कम जो फोर्स है वो कांस्टेंट हो। तो बाज़ बात ऐसे हमारे दिल में ख्वाहिश उठती है कि हम मोमेंटम के कांसेप्ट को उन जगहों पे भी अप्लाई करें जहां पे हमारी फोर्स कांस्टेंट ना हो। यानी सिंपली अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये सोच रहे हैं या ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि ऐसी जगह जहां पे आपकी फोर्स अप्लाई होती है इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, एक मुख्तसर टाइम के लिए आपकी फोर्स अप्लाई होती है, तो उस मुख्तसर जो शॉर्ट टाइम है फोर्स के अप्लाई का, वहां पे भी अगर आप ख्वाहिश कर रहे हैं मोमेंटम के कांसेप्ट को अप्लाई करने की, तो आप कैसे करेंगे? दरअसल इसी कैसे का जवाब जो है वो हमें इंपल्स की फॉर्म में मिलता है। इंपल्स क्या होती है? लेट्स सपोज बेटा कि आप देखते हैं कि जो बॉलर है जब वो बॉल करवाता है तो बैट्समैन जो होता है वो बैट से बॉल को हिट करता है, ठीक है? या इसी तरह से जो फुटबॉलर होता है वो क्या करता है? किक करता है, ठीक है? यानी कि फुटबॉल होती है और उसको किक करता है, तो ये जो किक करते वक्त या बॉल बैट के साथ टकराते वक्त अब थोड़े से टाइम में कितनी फोर्स के साथ जो है वो टकराई होगी या कितनी फोर्स से बैट ने उसको हिट किया होगा। अब यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है, अगर हम मोमेंटम का कंसेप्ट यहाँ पे भी लागू करने की कोशिश करते हैं या अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो फिर उस चीज पे जाने से पहले जरूरी है कि हमें इंपल्स का कंसेप्ट भी क्लियर हो। इंपल्स बेसिकली क्या होती है बेटा कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे वेरी शॉर्ट टाइम के लिए कोई फोर्स अप्लाई होती है, तो अगर हम वहां पे, क्योंकि वो थोड़े से टाइम के लिए होती है और मतलब उसको हम अगर जस्ट एज अ फोर्स सिंगल कंपोनेंट जो उसको सिंगली ले लें क्वांटिटी जो हमारे पास फोर्स वाली है, तो फिर हमारा जो है हो सकता है जो हमें रिजल्ट्स मिले, हो सकता है जो हमारे रिजल्टेंट आ जाए हमारे पास बात वो ज्यादा इतनी मोर कन्वीनियंट ना हो, यानी हमारे लिए ज्यादा नफा बख्श ना हो या फायदेमंद ना हो या हमारे लिए एक एतमाद वाली बात ना हो, तो ऐसा हो सकता है। तो बाज़ बात इन केसेस के अंदर आपको ये बताता चलूं कि जब भी कोई भी इस तरह का केस हो कि आपको जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हो रही है और वो कांस्टेंट भी नहीं है, यानी कि एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, वक्त के एक छोटे से हिस्से के बराबर भी अगर आप देखें वो फोर्स जो होती है वो चेंज हो रही होती है, तो इन केसेस के लिए आपने क्या करना है बेटा? उसके लिए आपने इंपल्स को देखना है। इंपल्स बेसिकली हमें बताती है कि वो जो अप्लाइड फोर्स है वो कितने टाइम तक उस चीज पे लगती है या अप्लाई होती है, यानी कि फोर्स का टाइम के साथ जो प्रोडक्ट आ रहा है इसको आपने जो है ओवरऑल काउंट करना है। यानी कि इन दीज केसेस आपका ये वाला जो पॉइंट है ये मोर कन्वीनियंट होगा, यानी कि अगर आप जस्ट यहाँ पे टाइम की क्वांटिटी को ले लें या आप जस्ट फोर्स की क्वांटिटी को ले लें, तो हो सकता है जो आपके रिजल्ट्स मिलेंगे आपको रिजल्ट्स, लेकिन वो मोर कन्वीनियंट नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा दुरुस्त रिजल्ट्स मिले या ज्यादा पुरअसर आपको नतीजे मिले, तो आप लोगों ने क्या करना है कि ऐसे तमाम केसेस जिन पे आपकी फोर्स एक बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए अप्लाई होती है, वहां पे आप मोमेंटम के कांसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो फिर आपको प्रोडक्ट लेना होगा अप्लाइड फोर्स का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो जो फोर्स है वो जो थोड़े से टाइम के लिए बॉल आई और बैट के साथ हिट किया, वो जो स्मॉल टाइम है कोलिजन का, उसमें एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम आपकी फोर्स में चेंज होना है। और यही बात हमारा टॉपिक ऐसा थी कि फोर्स कांस्टेंट ना हो तो फिर हमने मोमेंटम के कांसेप्ट को अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए बेटा ये जो चीज मैंने आपको बताई है कि अलग अलग आप इस क्वांटिटी को लेंगे तो फिर आपको मोर कन्वीनियंट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, तो आपने प्रोडक्ट ले लेना है उस अप्लाइड फोर्स का कि कितने टाइम के लिए वो वहां पे अप्लाई हुई, और इसी चीज को, ये जो प्रोडक्ट है फोर्स और टाइम का, इसी चीज को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास इंपल्स होती है इन दीज केसेस। ठीक है जी, यानी इंपल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है जी। अच्छा, अब इंपल्स F क्रॉस T, इसको अगर मैं चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं mvf माइनस mvi, यानी प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा फाइनल मोमेंटम
माइनस इनिशियल मोमेंटम भी होता है, क्योंकि आपने एक पढ़ा होगा टॉपिक कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और मोमेंटम, इन दोनों के दरमियान में आपने रिलेशन, ये एक एक्स्ट्रा बात है मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कि आपने कहा था कि जो फोर्स और न्यूटन सेकंड लॉ है और मोमेंटम है उनके दरमियान जो ताल्लुक होता है mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाय t। इस तरह का आप लोगों ने ये स्कूल फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा है और हाँ आपने इस चैप्टर के अंदर भी जरूर पढ़ा होगा कि न्यूटन सेकंड लॉ और मोमेंटम, इन दोनों के दरमियान में जो ताल्लुक है उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपने इस तरह की डिराइव की होगी। तो यहां से बेटा देखें, टाइम अगर डिवाइड हो रहा है उधर लेके जाए तो ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो mvf माइनस mvi। सो इस वजह से मैंने क्या किया है कि जहां पे मेरे पास इंपल्स इक्वल टू f क्रॉस t है, उस चीज को मैंने mvf माइनस mvi भी लिख दिया है। तो ये आपका जो है इंपल्स का एक छोटा सा मतलब आर्टिकल और उसकी मैथमेटिकल, इसकी डेफिनेशन और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ सकता है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का आज का आर्टिकल, और इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन हो बेटा तो आप जरूर जो है वो कमेंट्स में बता सकते हैं, और जो है मतलब आप व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के बने हुए हैं वहां पे आप डिस्कस कर सकते हैं। तो लाल बात है, इंशाल्लाह हम आपको रिस्पांस देंगे।